सभी को नमस्कार। भारतीय नाट्य की सैद्धांतिक परंपरा या शास्त्रीय परंपरा, शास्त्र चिंतन की परंपरा तथा नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग की परंपरा, इन दोनों के समेकित ऐतिहासिक विकास के विविध चरणों पर चर्चा करते हुए इन दोनों के विकास का जो प्रथम चरण है, उन्मेष काल है, उस पर हम बात कर चुके हैं। यह प्रथम चरण ईसा के पहले की कई सहस्राब्दियों में विस्तीर्ण है। ईसा से 8000 साल पहले से आरंभ होकर के और 300 ईस्वी पूर्व तक लगभग यह विस्तारित है और इस पर हमने बात की है पिछले सप्ताह ही एक व्याख्यान में इसी YouTube के चैनल पर। दूसरा चरण जो 300 ईस्वी पूर्व के आसपास आरंभ होता है और 300 ईस्वी तक चलता है, यह नाट्यशास्त्र की चिंतन परंपरा या शास्त्रीय परंपरा, सैद्धांतिक परंपरा तथा उसके अनुसार रंगमंचीय प्रयोगों की परंपरा, इन दोनों की गलबाही का, इन दोनों के साथ साथ चलने का, इन दोनों की सहयात्रा का एक व्यवस्थापन काल है। और 600 ईस्वी का यह जो 600 ईस्वी की 600 वर्षों की यह जो कालावधि है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे सौंदर्य शास्त्र, रंगमंच, नाटक के सिद्धांत, इनकी विकास यात्रा तथा तदनुसार रंगमंचीय प्रयोगों की परंपरा। इस प्रथम चरण में हमने देखा कि वेदों में नाट्यकला के विकास के संकेत मिलते हैं, यज्ञों में संवादों की प्रस्तुति का वर्णन मिलता है और नटसूत्र जैसा ग्रंथ वैदिक काल में लिखा गया। वैदिक काल में ही सुपर्णाध्याय नाम से वैदिक भाषा में लिखा हुआ नाटक खेला जा रहा है। अमृताहरण नाम से भी दूसरा नाटक वैदिक भाषा में लिखा हुआ प्रस्तुत किया जा रहा है। वैदिक यज्ञ नाट्य की गतिविधियों के लिए बहुत ही सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं। और यह परंपरा बौद्धों के साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य में और भी परिपुष्ट होती हुई परिलक्षित की जा सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नटमंडलियों का जिस प्रकार से वर्णन मिलता है, उससे यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक मंडलियां नाटक खेलने वाली सारे भारत में नाट्य प्रस्तुतियां कर रही थी, पर एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता थी जो कई हजार वर्ष की इस परंपरा के सारे सौंदर्य शास्त्र, नाटक के सिद्धांतों तथा नाटक और रंगमंच से जुड़ी हुई सारी कलाओं के शास्त्र को समेकित रूप में प्रस्तुत कर सके। तो यह जो द्वितीय चरण है जिस पर हम विचार कर रहे हैं, 300 ईस्वी पूर्व से लगा करके 300 ईस्वी तक का यह जो काल है, इसमें एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया, एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया गया, सारी परंपराओं को समेटते हुए, उनको पुनर्व्यवस्थापित करते हुए और सुसंबद्ध रूप देते हुए भरत मुनि के नाम से नाट्यशास्त्र, इस ग्रंथ का इस काल में संकलन किया गया। 300 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका समय माना जा सकता है। और लगभग इसी समय एक और नाट्यशास्त्र नाम से पुस्तक भी आती है, जिसकी की चर्चा पिछले वक्तव्य में मैंने की है। वो सुबंधु का नाट्यशास्त्र है। सुबंधु जो राजा बिंदुसार के मंत्री थे,
और बड़े नाट्य चिंतक और नाटककार भी थे। और भास जैसे नाटककार उनके पहले हो चुके हैं। इस प्रकार से भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के लिए एक बड़ी संपन्न पृष्ठभूमि थी, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि नाट्य विषयक चिंतन की, और प्रायोगिक पृष्ठभूमि प्रयोगों की भी परंपरा उनके सामने थी। इन दोनों परंपराओं को पुनर्व्यवस्थापित करते हुए, पुनर्विन्यस्त करते हुए भरतमुनि का नाट्यशास्त्र एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ लिखा गया 36 अध्यायों में। और यह विश्व को अनोखी देन है भारत की। नाट्य कला पर, नाटक और रंगमंच से जुड़ी हुई सारी कलाओं पर, संगीत, वास्तु, चित्र, छंदस शास्त्र, काव्य शास्त्र, व्याकरण आदि अनेक विषयों पर विशद विचार इस ग्रंथ में किया गया है। और इसके साथ ही प्रयोगों की सुसंपन्न परंपरा, उसके भी एक बड़े प्रयोक्ता भरत मुनि थे। और नाट्यशास्त्र में ही वे बताते हैं कि उन्होंने समुद्र मंथन, समौकार और त्रिपुरदाह डिम, इन दो रूपकों का प्रयोग भी किया था। नाट्य के शास्त्र के वे प्रवक्ता भी हैं और इन दोनों रूपकों का प्रयोग भी वे करते हैं। इसी काल में महाभारत के खिल पर्व के रूप में हरिवंश पुराण प्रस्तुत किया गया। हरिवंश पुराण की रचना हुई। हरिवंश पुराण में यादवों की मंडली के द्वारा वज्रनाभ नामक असुर के नगर में जाकर रामायण नाटक प्रस्तुत करने का वर्णन है। और दो नाटक उन्होंने वज्रनाभ के नगर में जाकर के खेले, वज्रनाभ की राजसभा में भी खेले। इनमें प्रद्युम्न नायक बने थे, सांब विदूषक बने थे, और गद जो दूसरे साथी थे प्रद्युम्न के, वो पारिपार्श्विक बने थे। इसमें प्रस्तावना की गई नाटक की, रामायण नाटक की। और इसमें दशरथ, शांता, ऋष्यशृंग, राम, लक्ष्मण आदि पात्र थे। इनका भी वर्णन हरिवंश पुराण करता है। इस प्रकार से जो रामलीला का आद्य रूप है, रामायण संबंधी नाटकों की जो परंपरा है, वह प्राचीनतम परंपरा का हमको पता हरिवंश पुराण के इस वर्णन से मिलता है। और एक और रूपक उन्होंने खेला उसी नगर में, असुरों के उस नगर में, वज्रनाभ के पुर में। वह कुबेर रंभा विसार था। रंभा और कुबेर की कथा को लेकर के लिखा गया था। इसी काल में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, जो शास्त्रीय चिंतन का पाणिनि के अष्टाध्यायी के एक विशद विस्तीर्ण भाष्य के रूप में अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है और अपने आप में एक मानक है भाष्य की शैली का। महाभाष्य में भाषा के अनेक प्रयोगों का जो विश्लेषण किया है, उसमें अनेक स्थानों पर पतंजलि उदाहरण देते हैं जो गतिविधियां समाज में चल रही हैं। नाटक हो रहे हैं, कंसवत नाटक खेला जा रहा है। आख्यान की शैली में कंसवत का वर्णन इस प्रकार से नाटकीय ढंग से आख्यानकार करता है, तो लोग कहते हैं कि कंसम घातयति, वह कंस को मरवा रहा है, कंस की मृत्यु का, कंस के वध का वर्णन वह कर रहा है। लेकिन कोई पूछता है कि कहाँ तक उन्होंने वर्णन कर दिया, कहते हैं कंस का वध करवा रहे हैं। तो जो लाक्षणिक प्रयोग होते हैं, इनकी मीमांसा करते हुए पतंजलि इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। वे नटों और शैलुषों का वर्णन भी करते हैं, किस प्रकार से नट भार्याएं व्यंजनों की तरह होती हैं, इसका भी वर्णन करते हैं। तो यह नटमंडलियां होती थीं और नाटक खेले जाते थे। यह इन सारे उल्लेखों से हमको पता चलता है। इसी काल में महान नाटककार हुए सुबंधु, जिन्होंने वासवदत्ता नाट्यपारा नाम से नाट्य कृति की रचना की, जिसका वर्णन अभिनव भारती में अभिनव गुप्त ने किया है। और यह एक अद्भुत नाट्य रचना थी, जिसमें राजा उदयन मुख्य पात्र हैं, प्रधान नायक हैं। पर इसमें एक अनोखा प्रयोग किया गया कि नाटक के पात्र नाटक के भीतर एक नाटक देखते हैं। और अभिनव गुप्त कहते हैं कि इस प्रकार से कोई नींद में सपना देखता है, उस सपने के भीतर एक और सपना देखता है, तो उस तरह से नाटक, नाटक के पात्र दर्शक बन जाते हैं, भी वे एक नाटक देखने लगते हैं। इस शैली का प्रयोग सुबंधु ने वासवदत्ता नाट्यपारा में किया। सुबंधु के अतिरिक्त
सौमिल्ल और कविपुत्र ये नाटककार इसी काल में हुए, और कालिदास ने भास सौमिल्ल कविपुत्रादीनां प्रबंधेषु सत्सु कथम नूतनस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः, यह प्रश्न कराया है पारिपार्श्विक के मुख से। मालिकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में पारिपार्श्विक पूछता है कि जब भास, सौमिल और कविपुत्र जैसे महान नाटककारों की कृतियां हैं, तो नए नाटककार जो अभी अभी नाटक प्रणयन में प्रवृत्त हुआ है, बालक ही सा है, युवा नाटककार है, उसकी कृति को क्यों तूल दे रहे हो, उसमें बहुमान बहुत आदर क्यों प्रकट कर रहे हो। तो भास, सौमिल और कविपुत्र ये महान नाटककार इस काल में हो चुके हैं, और सौमिल और कविपुत्र यह इसी अवधि में निश्चित रूप से आते हैं। इनका वर्णन राजशेखर ने भी किया। औ शूद्रक कथाकारौ रम्यौ रामिल सौमिलौ। रामिल और सोमिल ने शूद्रक कथा नाम से प्रबंध लिखा था, ऐसा राजशेखर बताते हैं। इसके पश्चात कालिदास एक महान नाटककार के रूप में इस काल में आते हैं। भास का कितना संबंध है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से, यह एक जटिल प्रश्न है, पर कालिदास का तो बहुत गहरा संबंध है नाट्यशास्त्र से। भास की नाट्य कृतियों को देखते हुए लगता है कि अनेक स्थानों पर वे नाट्यशास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते हैं, या कोई अन्य नाट्यशास्त्र उनके सामने है। नाट्यशास्त्र नाटक में मृत्यु के दृश्य प्रदर्शित करने का निषेध करता है। प्रवेशकों के द्वारा मृत्यु की सूचना दी जानी चाहिए, साक्षात मृत्यु के दृश्य नहीं दिखाए जाने चाहिए, यह भरत मुनि कहते हैं। भास ने बालचरित में कृष्ण का अनेक असुरों के साथ युद्ध दिखाया है और कंस का वध प्रदर्शित किया है। प्रतिमा नाटक में उन्होंने दशरथ की मृत्यु का दृश्य दिखाया है। अभिषेक नाटक में उन्होंने बाली की मृत्यु का दृश्य दिखाया है। नाटक में शयन का, किसी पात्र को सोते हुए दिखाने का दृश्य नहीं प्रदर्शित किया जाना चाहिए, यह भी भरत मुनि कहते हैं। भास ने स्वप्नवासव दत्तम में शयन का दृश्य पंचम अंक में, स्वप्न अंक में प्रदर्शित किया है। अभिमारक नाटक में भास तीसरे अंक में चेक्रीडित शब्द का प्रयोग करते हैं। 19वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कहते हैं कि चेक्रीडित जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये दुरूह शब्द हैं जिनको कि व्याकरण जानने वाले ही समझ सकते हैं। सामान्य जनता समझ सके ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे भरत मुनि भास के नाटक को परिलक्षित करके और कटाक्ष कर रहे हों और नियम बना रहे हों कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग न किया जाए। भास ने, या भास के नाम से जो रूपक मिलते हैं, उनमें कुछ रूपक ऐसे हैं जो कि भरत मुनि के 10 रूपक के अंतर्गत परिगणित रूपकों के लक्षणों पर खरे नहीं उतरते, उनके लक्षणों से बाहर चले जाते हैं। उत्सृष्टिकांक उन्होंने लिखा उरुभंगम नाम से, वह तो उत्सृष्टिकांक कहा जा सकता है, पर कर्णभारम को किस श्रेणी का रूपक कहा जाए। उत्सृष्टिकांक में विलाप होना चाहिए, किसी महान नायक की मृत्यु पर शोक का दृश्य होना चाहिए। कर्णभारम में विलाप नहीं है। कर्ण का उदात्त चरित्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी मृत्यु का भी चित्रण नहीं है। पंचरात्रम, इसको किस श्रेणी का रूपक माना जाए। मध्यम व्यायोग उन्होंने लिखा है, व्यायोग
इस प्रकार से उन्होंने अप्रचलित रूपक प्रकारों में रचना की, पर भरत मुनि ने इन रूपक प्रकारों के जो लक्षण बताए हैं, वे पूरी तरह से घटित नहीं होते। दूतवाक्य और दूत घटोत्कच को किस श्रेणी का रूपक माना जाए, यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित 10 रूपकों के लक्षणों से तो निश्चित कर पाना कठिन हो जाता है। और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, उसको किस श्रेणी का रूपक माना जाए? उसको नाटक कहा जाए तो नाटक में 5 अंक होने चाहिए। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में 4 अंक हैं। भास ने तो स्वयं प्रतिज्ञा योगेंद्रायण को इसी रूपक के अंतर्गत प्रकरण कहा है, और प्रकरण के पूरे लक्षण नाट्यशास्त्र में जो बताए गए हैं, वे इस पर घटित नहीं होते। नाटिका में 4 अंक होते हैं, पर नाटिका के भी लक्षण प्रतिज्ञा योगेंद्रायण पर घटित नहीं होते, लागू नहीं होते। और यह एक ऐसा नाटक है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, जिसमें कि नायक और नायिका मंच पर बिल्कुल भी नहीं आते। आदि से अंत तक वे अनुपस्थित रहते हैं और अपनी अनुपस्थिति में अत्यंत उपस्थिति अपनी अनुभूत कराते रहते हैं। उनकी उपस्थिति प्रतिक्षण नाटक देखने वाले, नाटक पढ़ने वाले अनुभव करते हैं, पर वे प्रवेश नहीं करते। जबकि भरत मुनि का निर्देश है कि जो नाटक के प्रधान पात्र हैं और नायक और नायिका हैं, प्रधान नायक और नायिका हैं, उनकी प्रत्येक अंक में उपस्थिति प्रत्यक्ष दिखाई जानी चाहिए। तो इस निर्देश का तो सरासर प्रत्युदाहरण है, प्रत्याख्यान एक तरह से है भास का यह नाटक। प्रकरण का जो एक लक्षण है कि उसमें मंत्री, अमात्य भी नायक हो सकता है, तो योगेंद्रायण को यदि माने तो इसको प्रकरण कह सकते हैं, पर प्रकरण में भी 5 अंक होने चाहिए, वे अंक इसमें नहीं मिलते। और भी अनेक अन्य जो लक्षण प्रकरण के भरत मुनि ने बताए हैं, वे इस पर सत्यापित नहीं होते। इसी प्रकार से इसको यदि ईहामृग कहें, क्योंकि इसमें कन्या हरण का दृश्य दिखाया गया है, ईहामृग में यह दिखाया जाना चाहिए, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। तो उस दृष्टि से इसको ईहामृग क्या कहें, पर ईहामृग के अन्य लक्षण इस पर कुछ भी लागू नहीं होते। अंक संख्या, रस, वृत्ति आदि की दृष्टि से तो भास के नाटकों में यह समस्या रहती है कि उनको हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार किस सीमा तक समझ सकते हैं। भास ने प्राकृतेतर तत्वों का लीक से हटकर प्रयोग किया है। बालचरित में चांडाल कन्याएं कंस के सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं कि भर्ता आगच्छ अस्माकं कन्याभिस्तव विवाहो भवतु। हे स्वामी, आओ आओ, हमारी बेटियों से तुम्हारा विवाह हो जाए। और वो एक तरह का प्रेतों की तरह वे उसके सामने प्रकट होती हैं। जिस प्रकार से शेक्सपियर के नाटकों में घोस्ट आते हैं, उस तरह से वे अति प्राकृत तत्व की तरह से वे चांडाल कन्याएं, प्रेतच्छाया और फैंटेसी के मिलते-जुलते अभिप्रायों का प्रयोग करते हुए भास ने उन चांडाल कन्याओं को कंस के सामने प्रकट किया है। वे सहसा प्रकट होती हैं और अंतर्धान हो जाती हैं। तो कंस चकित रह जाता है, घबरा जाता है कि क्या कह रही हैं। इस प्रकार के अनेक तकनीकों का प्रयोग भास ने किया, जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से कहीं बाहर चले जाते हैं। आकाशभाषित का वर्णन भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। किसी अदृश्य पात्र से संवाद करता है और उसके संवाद को जो पात्र मंच पर है वह सुन लेता है, दर्शक नहीं सुनते। सचमुच में वह पात्र उपस्थित नहीं है, पर क्या तुमने ऐसा कहा, ऐसा कह करके उसके संवाद वह अपनी ओर से दोहरा करके और फिर उससे वार्तालाप करता जाता है। यह आकाशभाषित कहा जाता है। आसमान में जैसे किसी से बात कर रहे हैं, जो कि और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, जो नाटक में मंच पर उपस्थित पात्र है उसी को दिखाई दे रहा है। इस तकनीक का बहुत अलग परिप्रेक्ष्य में भास ने अपने दूतवाक्यम नाटक में उपयोग किया। दुर्योधन
अपनी राजसभा बुलाता है और संदेश देता है अपने सारे सभासदों को कि कृष्ण आ रहे हैं और उनसे हमको भेंट करना है। और एक-एक करके सभासद प्रवेश करते हुए वह देखता है, दर्शक किसी को नहीं देखते हैं। दुर्योधन संबोधित करता है कि आचार्य आप आइए, पितामह आप आइए, कर्ण हे मित्र आप आओ, शकुनी मामा आप आइए, सबको आसन देता है, बिठाता चला जाता है। और मंच पर अकेला दुर्योधन है और ये कल्पना करनी पड़ती है दर्शकों को कि वे सारे पात्र, बहुत सारे राजा लोग, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण, शकुनी, ये सब आकर के बैठ गए हैं, पूरी सभा खचाखच भरी हुई है, पर अकेला दुर्योधन है मंच पर वास्तव में। और उसका सामना मुठभेड़ कन्फ्रंटेशन एक तरह से कृष्ण से भास को कराना है। इसलिए सारे पात्र वे अदृश्य कर देते हैं। मंच पर वास्तव में कोई नहीं है, दिखाई देता दर्शकों को। दुर्योधन के लिए सारे मौजूद हैं। सबको बार-बार निर्देश देता चला जाता है कि कोई खड़ा नहीं होगा। कोई खड़ा होगा तो इतना दंड मैं उसे दूँगा। तो क्या-क्या करना होगा कृष्ण के आने पर, यह वह बोलता चला जाता है। ये आकाश भाषित का एक अनोखा और निराला रूप भास करते हैं जो कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जिस तरह का आकाश भाषित बताया है कि कोई पात्र है वह दर्शकों को भले ही ना दिखाई दे लेकिन इसको दिखाई दे रहा है फिर वह चला भी जाता है। पर यहाँ ये सारे अदृश्य पात्र मौजूद रहते हैं। ऐसा लगता है कि जो सुबंधु का नाट्यशास्त्र था, वह द्रुहिण के नाट्यशास्त्र के आधार पर लिखा गया था। तो सुबंधु तो यदि भास का समय ईसा पूर्व चौथी 5वीं शताब्दी मानते हैं, तो सुबंधु उनके बाद में हुए, तीसरी शताब्दी में हुए। पर सुबंधु एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। एक वासवदत्ता गद्य काव्य के लेखक सुबंधु हैं, वे भिन्न हैं। उनका समय बाण से कुछ पहले है, 5वीं-6ठी शताब्दी के आसपास है। पर ये सुबंधु जो राजा बिंदुसार के मंत्री हैं, वे एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनका समय निर्णीत है। उन्होंने भी एक नाट्यशास्त्र लिखा, जो कि प्राप्त नहीं होता है। और इन्होंने ही वासवदत्ता नाट्यपारा नाम से नाट्य कृति भी लिखी थी। तो सुबंधु का जो नाट्यशास्त्र है, वह प्राप्त नहीं होता है, पर उसके उल्लेख मिलते हैं। और शारदा तनय भाव प्रकाश में बताते हैं कि भास के नाटकों को सुबंधु के नाट्यशास्त्र के अनुसार समझा जाना चाहिए। नाटक संबंधी जो सुबंधु के मत हैं, उनका विवेचन करते हुए शारदा तनय भाव प्रकाश में कहते हैं कि सुबंधु ने नाटक के 5 प्रकार बताए: पूर्ण, प्रशांत, भास्वर, ललित तथा समग्र। सुबंधु ने नाटक की संरचना का ही विवेचन बहुत अलग प्रकार से किया अपने नाट्यशास्त्र में। और ऐसा लगता है कि 13वीं शताब्दी में जब शारदा तनय अपना नाट्यशास्त्र लिख रहे हैं, उस समय उनके पास सुबंधु के नाट्यशास्त्र की प्रति रही होगी। और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र तो उनके पास था ही, उस पर तो उन्होंने अपने ग्रंथ में आधार लिया ही है। उसमें तो उन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का आधार लिया ही है। पर वे यह अनुभव करते हैं कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार भास के नाटकों का विवेचन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नाटक सुबंधु के नाट्यशास्त्र के अधिक सैद्धांतिक दृष्टि से आते हैं। और सुबंधु ने जो पूर्ण, प्रशांत, भास्वर, ललित तथा समग्र ये 5 प्रकार बताए, उसमें स्वप्नवासव दत्तम को वे कहते हैं कि प्रशांत कोटि का नाटक तदनुसार माना जाना चाहिए। और सुबंधु ने जो प्रशांत का लक्षण बताया है, उसमें वे सारी बातें हैं जो स्वप्नवासव दत्तम में मिलती हैं। प्रशांत कोटि के नाटक में न्यास, न्यास समुद्भेद, बीजोक्ति, बीज दर्शन तथा अनुद्दिष्ट संहार, ये 5 संधियां होती हैं, ऐसा शारदा तनय बताते हैं। तो यह तो स्वप्नवासव दत्तम में होता है कि न्यास के रूप में वासवदत्ता को रखा जाता है। अब पहली संधि होती है, फिर न्यास का पता चलना है कि वासवदत्ता को रख दिया गया है वहां, और फिर बाकी अन्य संधियां होती हैं और वो न्यास प्राप्त हो जाता है वापस। तो यह सुबंधु ने ये प्रशांत कोटि के नाटक में 5 संधियां
बताई थी, जो भरत के संधि विवेचन से बहुत अलग हैं। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और उपसंहार, ये जो 5 संधियां भरत मुनि नाट्यशास्त्र में बताते हैं, उनके अलावा धरोहर का प्रकरण प्रारंभ में आए, धरोहर को सौंपा जाए और फिर उससे नाटक आगे चले। यह जो कल्पना है, यह तो स्वप्नवासोदत्तम को देख कर के शास्त्र बनाया गया है। तो सुबंधु का जो नाट्यशास्त्र है, वह भास के नाटकों के अधिक निकट आता है, ऐसा लगता है। और सुबंधु के पहले, भरतमुनि के भी पहले द्रोहिणी ने नाट्यशास्त्र अपना प्रस्तुत किया था। शारदा तनय बताते हैं कि सुबंधु का नाट्यशास्त्र द्रोहिणी के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। इसलिए द्रोहिणी का जो ग्रंथ है, वो बहुत पहले आ चुका था। ईसा के भी 1000 वर्ष पहले कदाचित आ चुका है। भास उसके बाद यदि आते हैं, तो उन पर जो सैद्धांतिक ढांचा उनके नाटकों में आता है, वह सुबंधु के नाट्यशास्त्र में जो द्रोहिणी के दिए हुए सिद्धांत हैं, उनके अनुसार है, और द्रोहिणी के नाट्यशास्त्र का सैद्धांतिक ढांचा भास के नाटकों में आता है। इसी प्रकार से पद्मावती के स्थान पर शारदा तनय मागधिका नाम लिखते हैं मगध की राजकुमारी के लिए, और वासुदत्ता को मागधिका के पास न्यास के रूप में छोड़ करके आना, न्यास नामक संधि है, वे बताते हैं। और न्यास समुद्भेद, उससे विपरीत न्यास का भेद कहीं खुल न जाए, ऐसा जो प्रकरण चलता है, वह न्यास समुद्भेद है। यह दूसरी संधि है, ये प्रतिमुख स्थानीय है। और इस न्यास समुद्भेद का बहुत ही मार्मिक उदाहरण शारदा तनय देते हैं। ये उदयन को विश्वास हो जाता है कि वासुदत्ता तो जीवित है। स्वप्न वासुदत्तम में जो मूल भास का नाटक है, उसमें यह प्रकरण रहा होगा, और इसको चूंकि चाक्यारों ने संक्षिप्त कर लिया है, स्टेज स्क्रिप्ट उन्होंने बना लिया है, इसमें कतिपय श्लोक जो कि अनेक आचार्यों ने स्वप्न वासुदत्तम से नाम लेकर के या भास का नाम लेकर उद्धृत किए हैं, वे नहीं मिलते हैं। और यह एक प्रकरण जो कि अत्यंत मार्मिक प्रकरण है, और शारदा तनय कहते हैं कि यह स्वप्न वासुदत्तम का प्रसंग है, और यह न्यास समुद्भेद नामक संधि का उदाहरण है। यह प्रसंग इस प्रकार है कि उदयन का मगध की राजकुमारी, जिसका नाम वर्तमान स्वप्न वासुदत्तम में पद्मावती है, और शारदा तनय जो नाम बताते हैं उसके अनुसार मागधिका है, तो उस मागधिका या पद्मावती के ललाट पर एक विशेष तिलक को बना हुआ एक दिन देखते हैं, तो चकित होकर देखते रह जाते हैं, और वे पूछते हैं कि यह तिलक किसने बनाया है। तो वह मागधिका बताती है कि हमारे यहाँ एक अवंती देश की कोई महिला रहती है, हमारे साथ उसने बनाया है। और उदयन कहते हैं कि इस प्रकार का तिलक तो केवल वासुदत्ता ही बनाती थी, और उसके सिवा इस तरह का तिलक और कोई बना ही नहीं सकता है। इसलिए हो न हो वासुदत्ता तो जीवित है। यह न्यास समुद्भेद का उदाहरण इस प्रसंग को मानते हैं। और उसके बाद उत्कंठित होकर वे वासुदत्ता को पुकारते हैं, आसपास ढूंढने लगते हैं। यह बीजोक्ति है, तीसरी संधि गृहिणी के नाट्यशास्त्र के अनुसार। और उसकी गवेषणा करना, उसकी झलक देखना, यह बीज दर्शन है। दो लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अन्वेषण तीसरे का चल रहा है, इसको बीज दर्शन उसमें कहा गया है। तो राजा उदयन और पद्मावती या मागधिका एक साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राजा का मन वासुदत्ता की खोज में अटका हुआ है। यह बीज दर्शन है, शारदा तनय कहते हैं। और अंतिम संधि अनुदिष्ट संहार है, जो न्यास समुद्भेद, बीजोक्ति और बीज दर्शन के बाद नायक को नायिका की प्राप्ति उदयन और वासुदत्ता के पुनर्मिलन में पर्यवसित होती है। ऐसी स्थिति में हम यह मान सकते हैं कि 13वीं शताब्दी तक भास के नाटकों को द्रोहिणी के नाट्यशास्त्र के अनुसार पढ़ा जाता था, और वह नाट्यशास्त्र, द्रोहिणी का नाट्यशास्त्र तो नहीं मिलता होगा,
और उस पर आधारित सुबंधु का नाट्यशास्त्र कदाचित 13वीं शताब्दी तक था और भास के नाटकों का विश्लेषण उसके अनुसार किया जाता था। तो यह जो काल है, इसमें भास, सौमिल्य, कविपुत्र, कालिदास जैसे महान नाटककार हुए, उनमें भास भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से सीधे-सीधे प्रभावित नहीं होते, प्रतीत नहीं होते, पर कालिदास ने तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन किया है और वे अच्छी तरह परिचित हैं भरत मुनि से, उनके सिद्धांतों से। तो भरत मुनि, उनके नाट्यशास्त्र और कालिदास के बीच बहुत गहरा संबंध है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।